एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद डीपी थपलियाल। आज डिस्कस करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक के चैप्टर 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 का पार्ट 3। इससे पहले हमने दो पार्ट के जो वीडियो रखे वो था लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन का, और आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबलाइजेशन पर। तो रिफॉर्म अंडर ग्लोबलाइजेशन, ये इस चैप्टर का इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 का थर्ड वीडियो है। और अब हम यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या चेंज हुए, क्या क्या सुधार किए गए, क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए 1991 में, आज उस पर हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक रिकैप दे देता हूँ, हल्का सा रिकैप। हमने सबसे पहले लिबरलाइजेशन पढ़ा। लिबरलाइजेशन में 4 टाइप के रिफॉर्म्स हमने डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ पहली वीडियो में, और वो 4 टाइप के जो रिफॉर्म्स थे वो फिजिकल रिफॉर्म्स थे, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स थे, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स थे एंड एक्सटर्नल रिफॉर्म्स थे। तो 4 टाइप्स के रिफॉर्म्स को हमने लिबरलाइजेशन में पढ़ा, और वहां पर लाइसेंसिंग सिस्टम को खत्म करने की बात कही गई। जो हमने प्राइवेटाइजेशन, जो दूसरा वीडियो था, प्राइवेटाइजेशन में जिन चीजों को हमने पढ़ा उसमें जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की कंपनीज थी उन्हें प्राइवेट सेक्टर में भी उनकी ओनरशिप एंड मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर को भी देने की बात कही गई। और उसमें 2 बड़ी चीजें सामने आई थी। एक डिसइन्वेस्टमेंट, जो इंडस्ट्रीज प्रॉपर वर्क नहीं कर रही थी उनका डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। जो प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस, लगातार लॉस पर चल रही थी, उनको डिसइन्वेस्ट किया गया। और सेकेंडली जो प्रॉफिट मेकिंग, हाई प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी उनको हमने नवरत्ना, महारत्ना एंड मिनी रत्ना में अवॉर्ड किया गया। नवरत्ना, महारत्ना एंड मिनी रत्ना अवॉर्ड किया गया। तो ये पॉलिसीज हमने लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन में फॉलो की। अब तीसरा जो है ग्लोबलाइजेशन, जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या क्या रिफॉर्म किए गए। सबसे पहले तो हम ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि इंटीग्रेशन विद ऑल या होल इकोनॉमी, सभी देशों के बीच में आपसी संबंध, कोऑर्डिनेशन बिटवीन वन कंट्री टू अनदर कंट्री। और एक ऐड आता है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, एक ऐड ऐसा आता था, एडवर्टाइजमेंट, और उसमें कहा जाता था कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब भी वही है कि पूरी दुनिया एक साथ, ग्लोबल विलेज, जिसे हमने 8th क्लास में पढ़ा था। 8th क्लास की जब आपने सोशल स्टडीज पढ़ी तो सोशल साइंस में इसे ग्लोबल विलेज के नाम से जाना गया था। तो जहां पर कि ग्लोबल विलेज का मतलब है जहां पर सारी इकोनॉमी, दुनिया की जो होल इकोनॉमीज है, जो दुनिया की सारी अर्थव्यवस्था है, हर देश की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़े होने को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन करना, एक कंट्री की इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ना, उसे उसके साथ उसका इंटीग्रेशन करना। इसीलिए अगर सपोज कर लीजिए कि अमेरिका की इकोनॉमी अगर बूम पर जाती है तो भारत की भी जाएगी, या दूसरे कंट्रीज में इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा तो उसका भी कहीं ना कहीं असर हमारी कंट्रीज पर पड़ेगा। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि सभी जितने भी कंट्रीज हैं उनकी जो इकोनॉमी है वो इंटीग्रेटेड रहती है होल इकोनॉमी के साथ। उसी चीज को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। Globalization is a generally understood to mean integration of the economy of the country with the world economy। ये है इसका बेसिक मीनिंग कि जो कंट्री की इकोनॉमी है उस इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन उसका करना। इट इज एन आउटकम ऑफ द सेट ऑफ द वेरियस पॉलिसीज that are aimed at transforming the world towards greater interdependency and integration। एक जो इकोनॉमी है उनकी आपस में इंटरडिपेंडेंसी बनी रहे। मान लो मेरे पास, हमारे कंट्री में
जिस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा होता है उसे हम वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये है इंटीग्रेशन। और जिस चीज की हमारे पास कमी है हम वर्ल्ड की किसी भी कंट्री से, किसी भी इकोनॉमी से हम उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो नो इंपोर्ट बैरियर एंड नो एक्सपोर्ट बैरियर, इंटीग्रेशन हो गया दो इकोनॉमी के बीच, या वर्ल्ड जो होल इकोनॉमी है उनमें सभी कंट्री का इसी तरह से इंटीग्रेशन हो रखा है, मिलजुल करके काम करना। एक कंट्री की इकोनॉमी में दूसरी कंट्री के लिए या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ उस इकोनॉमी को जोड़ना, कोऑर्डिनेशन बिटवीन वन इकोनॉमी टू अनदर इकोनॉमी और ऑल इकोनॉमी और होल इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो ये है ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। कभी 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है क्वेश्चन डेफिनेशन के लिए, तो बड़ा सरल सा हमारे पास कि ग्लोबलाइजेशन जनरली अंडरस्टूड टू मेन इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद वर्ल्ड इकोनॉमी। बस इतने डेफिनेशन लिख ली तो 1 मार्क्स इसमें आ जाएंगे। अब जैसे हमने प्राइवेटाइजेशन में डिसइन्वेस्टमेंट की बात की थी और नवरत्ना, महारत्ना एंड मिनी रत्ना पॉलिसीज को एडॉप्ट किया था, यहाँ पर एक चीज सामने आई हमारे पास यहाँ पर हमने 2 चीजों पर हमारा ग्लोबलाइजेशन में स्पेशल फोकस रहेगा। एक तो वर्ल्ड ट्रेड पर और दूसरा आउटसोर्सिंग पर। ये 2 चीजें हमारे पास बड़ी सामने आएंगी। इसमें हर चीज में जैसे हमने लिबरलाइजेशन में 4 रिफॉर्म पढ़े, प्राइवेटाइजेशन में 2 रिफॉर्म पढ़े, ऐसे ही हम ग्लोबलाइजेशन में 2 बड़ी बातें समझेंगे। एक आउटसोर्सिंग को समझेंगे और एक ट्रेड को समझेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड जिसे हम बोलते हैं। तो इन 2 चीजों पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आउटसोर्सिंग क्या होती है। आउटसोर्सिंग कई बार 1 मार्क्स में आउटसोर्सिंग पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है या 3 मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चन बन सकता है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि जो सर्विसेज हैं उनको हायर करना। एक कंट्री दूसरे कंट्री की सर्विसेज को हायर करेगी। जैसे कॉल सेंटर्स, आप लोग जानते हैं कि कॉल सेंटर्स किसी भी देश का हो, किसी भी देश में उसकी कॉल सेंटर खुल जाता है तो वो आउटसोर्सिंग है। जैसे सपोज कर लीजिए कि अमेरिकन कंपनी है और इंडिया में उसका कॉल सेंटर है, तो इंडिया के लोगों को उसने हायर कर रखा है, तो वो आउटसोर्सिंग होगी। ऐसे ही आईटी सेक्टर में भी आउटसोर्सिंग हो रही है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी आउटसोर्सिंग हो रही है, जो हमारे अकाउंटिंग के सेक्टर में, बैंकिंग के सेक्टर में, स्पेशली टीचिंग में भी आउटसोर्सिंग हो रही है। इट मीन्स सर्विस को हायर करना। एक कंट्री दूसरे कंट्री की सर्विस को हायर करेगी, तो सर्विस हायर करने की सिस्टम को हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। अगर एक कंपनी जो रेगुलर सर्विस है उसे एक्सटर्नल सोर्स से हायर करती है, बाहर से, दूसरे कंट्री से, सोर्स से, एक कंपनी अगर अपने यहाँ पर काम कराने के लिए, अपने यहाँ सर्विस के लिए दूसरी जगह से आउटसोर्स करती है, आउटसोर्स करती है का मतलब है कि हायर करती है, दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। अब इसे और डिटेल से समझेंगे हम। इन आउटसोर्सिंग अ कंपनी हायर रेगुलर सर्विस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज, which was provide internally or from with the country, like legal advice, computer service, advertisement, securities। ये सारी चीजें अगर हायर की जाती है, कोई कंपनी हायर करता है दूसरे देश से, वो हम उन चीजों को क्या कहेंगे। ये तो एग्जाम्पल है, इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम अभी डिस्कस करते हैं। इनको हायर करना, एक कंपनी इस टाइप की सर्विसेज को हायर करेगा। कंप्यूटर सर्विस को हायर कर सकता है, लीगल एडवाइस को हायर कर सकता है। जैसे एमएनसीज होती हैं, एमएनसीज का जैसे कोई प्रोडक्ट इंडिया में बिक रहा है, सपोज कर लीजिए कि एक एमएनसी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का, उसका प्रोडक्ट भारत में बिक रहा है, इंडिया में उसका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, दुनिया के देशों में भी हो रहा है। यहाँ पर अगर कोई उसे लीगल सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, अगर उसके प्रोडक्ट को या कोई दूसरी कंपनी, दूसरी कोई भी जो हमारी एमएनसीज हैं,
उसके प्रोडक्ट के कारण जहां पर उसे कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं, लीगल कोई एडवाइस की जरूरत है, वो इंडिया में ही हायर कर लेगा। किसको? लीगल सेल को इंडिया में ही हायर करेगा और इंडिया में ही उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके लिए उसे जिस देश की वो कंपनी है उस देश के लॉयर को नहीं भेजना पड़ेगा इंडिया में। उसका लॉयर, लीगल जो एडवाइजर होगा वो यहीं का होगा। ऐसे कंप्यूटर सर्विस का है, जो प्रोग्रामिंग होती हैं कंप्यूटर सर्विसेज में, जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें होती हैं, जो कंप्यूटर की सेफ्टी के लिए होती हैं, या जो कंपनी की सुरक्षा के लिए है, ये ऐसी चीजों को हम दूसरी कंट्री से हायर करेंगे। दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। तो ये हमने बात की है एज अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आउटसोर्सिंग हैज recent time because of the growth of fast mode communication, particularly the growth and information of technology। इस फील्ड का सबसे ज्यादा जो काम हुआ है आउटसोर्सिंग का वो आईटी सेक्टर में हुआ है। आईटी सेक्टर के अलावा जो आउटसोर्सिंग की गई है, many of the service such a business process properly known as BOP or call center, record keeping, accountancy, banking service, music recording, film editing, इसके अलावा टीचिंग, ये सब आउटसोर्सिंग से ही आज हम हायर कर रहे हैं। चाहे इंडिया का है, इंडिया में बाहर से कर रहे हैं, बाहर की कंट्री इंडिया से कर रही है, तो ये आउटसोर्सिंग कहलाता है। तो ग्लोबलाइजेशन का एक सबसे बड़ा फायदा है कि आपके पास कोई भी सर्विस है तो आप पूरे वर्ल्ड में अपनी कंट्री में बैठ करके उस सर्विस को सेल कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं। आपको किसी भी कंपनी को अपनी सर्विस दे सकते हैं, वो कंपनी इंडिया में होनी जरूरी नहीं है। तो सर्विसेज को हायर करना, जैसे टीचिंग का है, टीचिंग के लिए अगर आप टीचिंग कर रहे हैं और ऐसा कोई मैटर है तो वर्ल्ड की कोई भी कंपनी आपको हायर कर सकती है टीचिंग के लिए। या आप अकाउंटेंसी में आप रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं तो आपको एमएनसीज रिकॉर्ड कीपिंग के लिए हायर कर सकती है, चाहे वो कहीं की भी कंपनी है लेकिन आपको रिकॉर्ड कीपिंग के लिए हायर कर लेगी। ऐसे ही बैंकिंग सर्विसेज में भी है, म्यूजिक के फील्ड में है, फिल्म एडिटिंग के लिए है। इन सब चीजों के लिए आउटसोर्सिंग की जरूरत पड़ती है आजकल, और लोग आउटसोर्सिंग करते हैं, कंपनीज आउटसोर्सिंग करती है। अब आ जाता है दूसरा, मैंने आपको बताया कि ग्लोबलाइजेशन में दो बड़ी बातें हम पढ़ेंगे। एक हमने आउटसोर्सिंग पढ़ ली है, 1 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए उसका क्वेश्चन बन सकता है। मेनली 1 मार्क्स के लिए ही उस पर ज्यादातर फोकस हो सकता है, क्वेश्चन पूछ ले। अब आ जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WTO बोलते हैं। इस पर डिफरेंट टाइप के 1 मार्क्स के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं और मे बी 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी कभी इस पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी इस पर कभी सेट हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें 1 मार्क्स के कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहले ये हो सकता है कि WTO की स्थापना कब हुई। तो द WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO वाज फाउंडेड इन 1995 एज द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन टू द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अब सीबीएसई ने इस साल 1 नंबर का क्वेश्चन 2020 में सीबीएसई बोर्ड ने गाट पर एक क्वेश्चन सेट किया था। क्वेश्चन क्या पूछ लिया था उसने, 1 मार्क्स में क्वेश्चन सुन लीजिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2020 में गाट पर कैसे पूछा गया था। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स के लिए उसने दे दिया था कि ये ट्रू है और फॉल्स है। तो क्या दिया था, GATT गाट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1923
with 48 मेंबर कंट्री। तो गलत हो गया। क्या दिया उसने? हम जो आंसर में लिखेंगे वो लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि उसने क्या बोला? गॉड, जो गॉड है वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1923, जबकि कब इस्टेब्लिश्ड हुआ? गॉड इस्टेब्लिश्ड 1948। और आगे बोला उसने विद 48 मेंबर कंट्रीज, तो विद 23 कंट्रीज। देखिए बड़ा क्लोज क्वेश्चन पूछ लिया था कि जरा सा भी अगर कंफ्यूजन होगा बच्चों को तो वो गलत हो गया होगा, क्योंकि उसने 1948 से क्या निकाल लिया? यहां से 23 को लिया आया तो 1923 कर लिया, और 1948 का 48 पीछे ले गया तो 48 तो उसने कंट्री बता दी, और 23 में उसे उसकी स्थापना फाउंडेशन बता दी, तो गलत हो गया। तो क्या है? क्वेश्चन का आंसर था फॉल्स। तो जिस बच्चे को बिल्कुल बारीकी से ये पता रहा होगा उसने ये आंसर सही लिख लिया होगा। अदरवाइज क्योंकि बड़ा क्लोज डिफरेंस उसने रखा था, 1948 को 1923 कर लिया था और 48 को ले गया था पीछे, कि 48 तो कंट्रीज बता दी थी और 23 बता दिया था 1923 इसके फाउंडेशन ईयर। तो देखिए बड़ा क्लोज क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी जाकर के ऐसे क्वेश्चनों के आंसर सही जाते हैं। तो एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को आपको रिपीट कर रहा हूं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। गॉड वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1923 विद 48 मेंबर कंट्री। आंसर इज फॉल्स। तो जिसने फॉल्स लिखा होगा उसे 1 मार्क्स मिल गया होगा। यहाँ पर वो कह रहा है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया वो एक सक्सेसर का मतलब जो हिंदी में हम सक्सेसर को बोलेंगे उत्तराधिकारी ऑर्गेनाइजेशन टू द। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का ही ये नाम है, क्या नाम है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। कभी कभी इस पर एमसीक्यू पूछ सकता है वो कि गॉड के एब्रीविएशन दे दिया GATT, और इनके 3 और बना ले और एक ये बना लिया कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, और 3 और कुछ भी बना लिया GATT पर, कुछ भी एब्रीविएशन बना करके लिख लिया, तो सही क्या होगा? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो आपको गॉड का फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए, और ये इस्टेब्लिश्ड हुआ 1948 में विद 23 कंट्रीज एज द ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन to administrate all the multilateral trade agreements by the providing equal opportunity to the all country in the international market for trading purpose। तो ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1995 की 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ था, और इसे एक ऐसा सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया ये, जिसके इस्टेब्लिशमेंट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के नाम से बनाया गया, गॉड के नाम से बनाया गया। 48 में इसे इस्टेब्लिश किया गया, और इसके जो उस समय जो फाउंडर मेंबर कंट्री थी WTO की वो 23 थी। तो कभी कभी ये पूछ सकता है कि जो बाद में जो गाट, इस गाट को ही WTO में कन्वर्ट कर लिया गया, जो कि 48 में बन गया था। 48 में बना था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, और इसका उत्तराधिकारी कौन बना? WTO। इसका जो सक्सेसर है, गाट का सक्सेसर WTO बना। तो गाट तो 1948 में बन गया था, और बाद में इसे रिप्लेस करके, रिप्लेस कहें या ये कहें कि उसका सक्सेसर WTO को बनाया गया। तो WTO 1995 में इस्टेब्लिश हुआ, और किस बेस पर हुआ? उसकी पॉलिसीज क्या थी? उसकी पॉलिसीज थी जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसी 1948 में जिसके 23 मेंबर थे, उनको लेकर के 1995 में WTO बना। WTO के आज 194 मेंबर कंट्रीज हैं,
जो कि WTO के मेंबर हैं। जितने भी यूएनओ के मेंबर हैं ऑलमोस्ट सभी कंट्री WTO के भी मेंबर हैं। और जब ये इनिशियली जिसका ये सक्सेसर बना उसका जो गार्ड था उसमें टोटल 23 कंट्रीज ही थी। तो आज वर्ल्ड जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल, बाइलेटरल द्विपक्षीय, मल्टीलेटरल बहुपक्षीय, तो बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड पॉलिसीज बनी हुई है। दो देशों के बीच में व्यापार का समझौता, बहुत सारे देशों के बीच में मल्टीलेटरल कंट्री, मल्टीलेटरल डायलॉग, ट्रेड के जो डायलॉग होंगे वो बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल, ये जो पॉलिसीज है वो प्रोवाइड करवाता है WTO। अगर दो देशों के बीच में ट्रेड होना है तो भी WTO ही उसकी पॉलिसीज फ्रेम कर रहा है। अगर बहुत देशों के बीच में ट्रेड होना है तो पॉलिसी फ्रेम करेगा, उसके लिए बातचीत करेगा, WTO ही बातचीत करेगा, WTO की ही रूल एंड रेगुलेशन WTO का होगा। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी WTO से बनी कि इंटरनेशनल मार्केट में सभी को ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिले। आपको एक चीज और बता देता हूं मैं कि ट्रेड में बेसिकली जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में ट्रेड को पढ़ते हैं तो उसमें विजुअल आइटम्स आते हैं। विजुअल आइटम्स का मतलब होता है गुड्स ओनली, लेकिन यहाँ पर हमने आउटसोर्सिंग में सर्विस पढ़ ली और ट्रेड में हम क्या पढ़ेंगे, गुड्स। तो ग्लोबलाइजेशन गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए हुआ। सर्विसेज कहां से हायर की हमने, थ्रू आउटसोर्सिंग, और ट्रेड में गुड्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ट्रेड नहीं होती हैं, गुड्स ट्रेड में आता है एंड सर्विसिंग जो आएंगी वो आएंगी आउटसोर्सिंग में। लेकिन WTO इन दोनों को देख रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जहां पर भी पॉलिसीज मेकिंग की जरूरत पड़ती है वो सभी कंट्री को एक जैसी पॉलिसीज के बेस पर ट्रेड करने की परमिशन, या हम ये कहें कि इंडिपेंडेंसी मिल जाती है ट्रेड की, कि हम कहीं भी करें विद इन WTO रूल एंड रेगुलेशन बाय द WTO, हम कहीं भी अपने ट्रेड पॉलिसीज को या ट्रेड को कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कर सकते हैं। WTO is expected to establish a rule-based trading regime in which nations cannot place arbitrary restrictions on the trade। जो बहुत शॉर्ट में मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ट्रेड पर जो हमने पहले पढ़ा था, अपना जो वीडियो हमने 1990 तक का वीडियो, ट्रेड का जो वीडियो चैप्टर 2 का था, ट्रेड पॉलिसी, उस समय हमारी जो ट्रेड पॉलिसी थी उसमें दो चीजें रखी गई थी, एक टैरिफ सिस्टम था और एक कोटा सिस्टम था। तो इंपोर्ट पर कोटा था और टैक्स के लिए टैरिफ सिस्टम था। तो WTO का जो काम रहा, WTO ने, क्योंकि हम WTO के मेंबर बने, WTO का जो काम था, WTO ने जो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स थे उन बैरियर्स को खत्म करके दुनिया का एक बाजार बनाया, एक मार्केट। तो जो WTO का बड़ा काम है, बैरियर्स, जो ट्रेड बैरियर्स हैं, जितने भी WTO एग्रीमेंट कवर ट्रेड इन गुड एज वेल एज सर्विसेज। मैंने आपको बता दिया कि ट्रेड तो केवल गुड का होता है, लेकिन हमने ग्लोबलाइजेशन में क्या रखा हुआ है, आउटसोर्सिंग भी रखी है। तो जो WTO काम कर रहा है वो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए काम कर रहा है। तो गुड्स एज वेल एज सर्विसेज टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, bilateral and multilateral, bilateral and multilateral through removal of tariff as well as non-tariff barriers and providing greater market access to all member of countries। जितने भी मेंबर कंट्री हैं उनको अच्छी सुविधाएं देना, व्यापार की अच्छी सुविधाएं, ट्रेड की अच्छी फैसिलिटी देना। और यहाँ पर तो WTO गुड्स एंड सर्विसेज की फैसिलिटीज के लिए काम कर रहा है, उसके लिए बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल उसके जो
व्यवस्थाएं की गई हैं। बायलेटरल भी वो टॉक करता है, बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, जहां जिस चीज की जरूरत पड़ रही है। और सबसे पहला काम किया गया डब्ल्यूटीओ में टैरिफ पॉलिसी। कोई भी देश दूसरे देश की चीजों को इंपोर्ट करने से नहीं रोक सकता है। ऐसे सैंक्शन कोई भी कंट्री नहीं लगा सकती है कि हम दूसरे देश से परचेज नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई कंट्री नहीं कह सकता है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ की शर्तों के आधार पर न तो हम किसी टाइप के टैरिफ को बढ़ा सकते हैं। कोई भी देश जो डब्ल्यूटीओ का मेंबर है वो बिना मतलब के ऐसे टैरिफ नहीं बढ़ा सकता है, टैक्स नहीं बढ़ा सकता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किसी भी चीज में वो बैरियर बने। तो सभी टाइप के टैरिफ को एंड नॉन टैरिफ सिस्टम को डब्ल्यूटीओ में खत्म कर दिया गया। और कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री से कोई भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता है जब तक कि कोई इमरजेंसी न हो और जब तक कि डब्ल्यूटीओ किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए परमिशन न दे दे कि आप चले इसे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट को रोक सकते हैं। या तो किसी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट अब किसी इंडिविजुअल कंट्री के हाथ में नहीं रहता है। हम चाहे टैरिफ को बढ़ा दें, हम चाहे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर लें, एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर लें, ऐसा नहीं कर सकता कोई भी कंट्री। जितने भी मेंबर कंट्री हैं वो विद इन डब्ल्यूटीओ जो रूल है, जो उसकी रेगुलेशन है, रूल एंड रेगुलेशन जो उसकी पॉलिसीज है, उसकी पॉलिसीज को ही फॉलो करते हैं। इसीलिए कोई भी कंट्री अपने यहाँ पर किसी भी टाइप का रिस्ट्रिक्शंस, जितने भी 194 कंट्रीज हैं, वो कभी भी व्यापार के रिस्ट्रिक्शंस को, जो ट्रेड के रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको अपनी कंट्री के बेस पर 1995 के बाद नहीं लगा सकता है। तो ये डब्ल्यूटीओ है। डब्ल्यूटीओ का बड़ा काम है। डब्ल्यूटीओ व्यापार में जो ट्रेड है, गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों चीजों का जो लेन देन है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है, उसके लिए अपने रूल एंड रेगुलेशन बनाता है। और वर्ल्ड मार्केट में जो ट्रेड है सभी कंट्रियों के लिए एक जैसे रहेंगे और कोई भी कंट्री टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स को नहीं बना सकता है। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स खत्म करके डब्ल्यूटीओ ने ऐसे अपने पॉलिसीज बना रखी हैं कि उसी पॉलिसी के बेस पर सभी कंट्रीज को, जो मेंबर कंट्री हैं, उनको ट्रेड करना पड़ता है। अब आ जाता है पॉलिसीज, strategy undertaken promoting globalization of the Indian economy। इंडियन इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन के लिए कौन सी पॉलिसीज अपनाई गई, कैसे प्रमोट किया गया ग्लोबलाइजेशन के लिए, उसे देखते हैं। तो हमने ग्लोबलाइजेशन के लिए दो बड़े काम बताए। एक तो ट्रेड का काम बताया। तो डब्ल्यूटीओ ने क्या किया, टैरिफ पॉलिसी को खत्म किया। जो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स थे उनको खत्म करके पूरे वर्ल्ड के एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेड के लिए बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल सुविधाएं दी। अब इस पॉलिसी में हमने और क्या क्या किया है। सबसे पहले आ जाता है कि जो हमारी स्ट्रेटेजी रही ग्लोबलाइजेशन में, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी की बात हमने अपने यहाँ पर की है अंडर ग्लोबलाइजेशन। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी में क्या किया, रिमूवल ऑफ कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड। पहले हमारे पास 1990 तक, 1950 से 1990 तक हमने फॉरेन ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, हमने टैरिफ सिस्टम बढ़ा रखा था, हमने इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज को फॉलो कर रहे थे, हमने कोटा सिस्टम कर रखा था इंपोर्ट को घटाने के लिए, हमने इनवर्ड लुकिंग या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे थे और ट्रेड बैरियर्स बना रखे थे। लेकिन 1991 में सबसे पहले हमने क्या किया, अंडर ग्लोबलाइजेशन लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी बनाई और जितने भी कंट्रोल थे, जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे, कोटा सिस्टम, टैरिफ सिस्टम, इन सबको खत्म करने की घोषणा की। A new 5-year foreign trade policy was announced. All restrictions and control on the foreign trade have been removed. तो हमने जितने भी ट्रेड बैरियर्स थे, जिनको हमने चैप्टर 2 के वीडियो में देखा है, समझा है, जो कि हमारा ट्रेड पॉलिसी
1950 टू 1990 थे, उसमें हमने बहुत सारे बैरियर्स बताए थे इंडियन ट्रेड के। उनमें हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक बैरियर रखा था, लाइसेंसिंग सिस्टम एक बैरियर रखा था, टैरिफ सिस्टम एक बैरियर रखे थे। ये बैरियर्स, सारे बैरियर्स को खत्म करके रिमूव कर लिया अंडर ग्लोबलाइजेशन। सेकंड, राइज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो इक्विटी लिमिट थी, हम एफडीआई जो होता था हमारे पास, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसके लिए जो इक्विटी लिमिट थी वो 40% थी हमारे यहाँ पर। उसे राइज करके 51 टू 100% कर लिया गया। आप इक्विटी को 100% भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले 40 तक ही था, अप टू 40% ही लिमिट हमारे पास फॉरेन कैपिटल को रेज्ड करने की थी। इक्विटी लिमिट ऑफ द फॉरेन कैपिटल हैज बीन रेज्ड फ्रॉम 40% एंड न्यू रेंज बिटवीन 51 टू 100। तो आज हम, हमारा जो इक्विटी लिमिट है वो 51 से 100%। तो हम 51 तक भी इक्विटी को हम सेल कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं, या हम उसे इंक्रीज करके 100% तक भी कर सकते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन का दूसरा सबसे बड़ा हमारी पॉलिसी थी। पहले हमने लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी की और दूसरा हमने इक्विटी लिमिट को रेज किया, बढ़ाया। और तीसरा क्या किया, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रूपी। इंडियन रूपी जो था वो हमने पहले आपसे डिस्कस किया है, डीवैल्यूएशन में भी मैंने आपको लिबरलाइजेशन में इस पर डिस्कस किया था, जो पहला वीडियो था। फिर यहाँ पर बता देता हूँ मैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट था वो हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट के बेस पर डिसाइड होता था, गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिसाइड करती थी। 1991 में हमने अपनी जो पॉलिसी बनाई फॉरेन एक्सचेंज की, वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज। आज लगभग दुनिया के सभी देशों में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को ही फॉलो किया जाता है। फिक्स एक्सचेंज रेट लगभग खत्म हो गया। लेकिन हमने 1991 में जो रुपी की कन्वर्टिबिलिटी है, जो हम सेल एंड परचेज, फॉरेन करेंसी को सेल एंड परचेज कर सकते हैं रुपीज को, इंटरनेशनल मनी मार्केट में हम अपनी करेंसी को सेल एंड परचेज कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी। उससे पहले हमारे पास ये सिस्टम नहीं था। और मैंने आपसे इनिशियली डिस्कस भी किया है प्रीवियस वीडियो में कि हमारे पास जो फर्स्ट वीडियो था उसमें लिबरलाइजेशन वाले में, कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज जब हमने 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमें अपनानी पड़ी, तो उस समय हमारे पास 12 डेज टू 15 डेज का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रह गया था। इतना कम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रह गया था, हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला था, क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं रह गया था। अब उसे कैसे बढ़ाया जाएगा, उसके लिए हमने क्या किया, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रूपी को कन्वर्ट करने, कन्वर्टिबिलिटी की जो सुविधाएं इंटरनेशनल मनी मार्केट में होती हैं उसे हमने फॉलो किया। गुड्स एंड सर्विसेज को जो पेमेंट है, जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट है वो रुपी में भी किया जा सकता है। उससे पहले क्या था कि जो हमें पेमेंट करने हैं, या हम कहें जो हम इंपोर्ट करेंगे, वो केवल उसी कंट्री की करेंसी में करना था। लेकिन अब हमने 1991 में ऐसी पॉलिसी बनाई कि हम इंडियन रूपी के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जो ईरान है, ईरान के साथ हमारा पेट्रोलियम जो हम इंपोर्ट करते हैं, आज हम ईरान से जो पेट्रोलियम परचेज कर रहे हैं उसके लिए हमें रुपी का पेमेंट करते हैं, रुपी में पेमेंट करते हैं। ईरान की करेंसी में पेमेंट न करके किस में करेंगे, रुपी में करेंगे। तो क्या हो गया, कन्वर्टिबिलिटी हो गई रुपीज की। अब हम वहां से जो पेट्रोल को जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो रुपी में इंपोर्ट करते हैं, न कि ईरान की करेंसी में। और उससे पहले क्या था, 1990 तक हमें जिस देश से भी इंपोर्ट करना था उसी देश की करेंसी में हमें पेमेंट करना था। और अगर उसी देश की करेंसी में पेमेंट करेंगे
हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर्याप्त संख्या में, पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी था। तो अब अगर फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास ज्यादा नहीं भी था तो हम क्या कर सकते थे, कन्वर्टिबिलिटी डेवलप हो गई थी रुपीज में भी। उन देशों के साथ हम ट्रेड रिलेशन हमने ऐसे बनाए कि हम उन देशों में जो इंपोर्ट का जो पेमेंट है, जो हमारा आउटफ्लो है, उसे हम रुपी के रूप में भी कर सकते थे। सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एट द प्राइस डिटरमाइंड बाय द मार्केट convertibility of Indian rupees has been allowed to export and import of goods and services payment of it। तो जो हमने बहुत सारी चीजें चाहे एक्सपोर्ट करनी है चाहे इंपोर्ट करनी है, उनके लिए हम अपनी करेंसी में भी गुड्स एंड सर्विसेज को उन कंट्रीज के बीच में ऐसा विश्वास पैदा करके हम उसे अपनी रुपीज को या रुपी में कन्वर्ट कर सकते थे, उसकी करेंसी को, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना हमने शुरू किया। तो इससे हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज का जो क्राइसिस आ रहा था 1990 तक, जो भयंकर क्राइसिस हो गया था, इसीलिए हमें मिड ईयर में ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जुलाई के महीने में 1991 जुलाई 1991 में ही अपनानी पड़ी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि हम जनवरी में पॉलिसी को फॉलो करना शुरू करें। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम रह गया था, और जितना भी हमारा ऑलमोस्ट 70% जो ऑयल है, जो क्रूड ऑयल है 70%, वो इंपोर्ट पर हम निर्भर हैं। आज भी हम इंपोर्ट पर निर्भर हैं, तब भी हम इंपोर्ट पर निर्भर थे, और उसके लिए पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज में उन्हीं कंट्रीज की करेंसी में करना था। तो हमारे पास बहुत कम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रह गया था, और हमारा पास 70% जो फ्यूल है उसके लिए हम इंपोर्ट पर ही डिपेंड करते हैं। और रुपीज की कन्वर्टिबिलिटी होने के कारण क्या हुआ कि बहुत सारी कंट्रीज के साथ हमारे ऐसे रिलेशन बन गए कि फॉरेन करेंसी की जगह पर उन्होंने रुपी को ही कन्वर्टिबिलिटी बना लिया, और रुपीज में ही हमने पेमेंट किया, तो उन्होंने पेमेंट लेना शुरू किया। ये बहुत बड़ा एक चेंज है, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी, ये बड़ा चेंज था। इससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो क्राइसिस था वो मैनेज हो गया। फिर इसीलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई है। ये इसकी अच्छाइयां हैं। जब हम इसके मेरिट्स डिमेरिट्स पढ़ेंगे, या जब हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ेंगे, तो तब हम इन चीजों को पढ़ेंगे कि भाई रुपी की भी कन्वर्टिबिलिटी हो गई थी, या हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो क्राइसिस था उसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से एक हद तक कंट्रोल कर लिया था। वो हम पॉलिसीज में जब हम इसके कॉन्सिक्वेंसेज पढ़ेंगे, जब हम इनका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, अगले वीडियो में हम उन चीजों पर डिस्कस करेंगे, तो वो यहीं से निकलेंगी जो अच्छी बातें हैं। फिर है रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स। ये मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर जो टैरिफ्स बैरियर थे, टैरिफ्स बहुत बार डिस्कस हुआ है आप लोगों से, टैरिफ टैक्स को बोलते हैं, जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की गुड्स पर इम्पोज किए जा सकते हैं। तो इस सिस्टम को, टैरिफ सिस्टम को, टैरिफ बैरियर्स को विड्रॉल कर लिया गया। तो हमने विड्रॉल किया, ये WTO में भी अभी हमने डिस्कस किया था, और यहाँ पर हमारी पॉलिसीज में आ गए वो कि रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स। तो जो हमने टैरिफ्स लगा रखे थे वो विड्रॉल कर ले, मोस्टली गुड्स ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ROW, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो टैरिफ बैरियर्स थे, उन बैरियर्स को खत्म कर लिया। और हमने प्राइवेटाइजेशन में, या हमने पहले ही इस चीज को डिस्कस किया है, डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी। डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं आपसे। इसमें हमने 1991 में अपनी जो इंडियन करेंसी है उसके जो वैल्यू है नियरली 20% तक हमने उसे कम किया। 20% तक हमने 1991 जुलाई में अपने रुपये की वैल्यू को कम किया, और उससे क्या हुआ, उससे हमारा एक्सपोर्ट जो है वो इनकरेज हुआ, और इंपोर्ट जो है डिस्करेज हुआ। उससे पहले हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी अपना रखी थी 1990 में तक। एकदम पॉलिसी को खत्म करके ये लगा कि कहीं कोई बहुत ज्यादा वो ना हो, इसलिए तुरंत रुपये की वैल्यू को
गवर्नमेंट ने कम कर लिया। तो जब रुपीज की वैल्यू को कम करने को हम डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी बोलते हैं, तो यहाँ पर डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी किया गया। प्रीवियस वीडियो में आपसे ये डिस्कस हो चुका है, इसलिए मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। तो डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी कर लिया गया, इससे हमारा एक्सपोर्ट इनकरेज हुआ और इंपोर्ट डिस्करेज हुआ। फाइनली हमारी जो पॉलिसी थी ग्लोबलाइजेशन की थी वो है विथड्रॉल ऑफ क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस। जितने भी हमारे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थे, जितने भी हमारे डिफरेंट टाइप की जो बैरियर्स बना रखे थे रिस्ट्रिक्शंस के, उन सबको ग्लोबलाइजेशन में रिमूव कर दिया गया, खत्म कर लिया गया। तो ये हमारा इस चैप्टर का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 का पार्ट 3 था, तीसरा वीडियो था। अगला जो वीडियो आएगा इसी का फोर्थ जो पार्ट होगा, उसमें हम जो लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, इनकी क्या क्या हमने क्या अच्छाइयां रही, क्या बुराइयां रही, क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। इसका अप्रेजल पर हम बात करेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस पर बात करेंगे, इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या हमारे ले रही है, उन सब चीजों पर अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।